वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 6 फरवरी, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आज के हमारे पेपर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। ना डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं DPAM, और DPAM की एक इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरी ने ये कहा है दैट स्टेट्स आर शोइंग ड्युअलिटी, कि एक तरफ तो जो स्टेट्स हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुला रही हैं और बड़े बड़े समिट्स कर रहे हैं कि आप आइए और स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, और वहीं जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो इस प्रोसेस को रेजिस्ट करती हैं। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है और इसकी क्या चैलेंजेस हैं और किस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे समझेंगे और फिर हम बात करेंगे आज म्यांमार के बारे में। देखिए, म्यांमार को लेकर आज इवन एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल भी आया है। तो म्यांमार का जो सिविल वॉर है, हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि ये सिविल वॉर काफ़ी एस्केलेट हो चुका है, एंड जिसके चलते एक हेडलाइन तो ये आई है कि म्यांमार की जो फोर्स है इट हैड टू फ्ली इनटू बांग्लादेश आफ्टर द क्लैशेस, कि म्यांमार का वो बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ टच होता है वहाँ से म्यांमार की फोर्स को बांग्लादेश में जाना पड़ा आफ्टर क्लैश। तो एक तो ये चीज़ है, यहाँ से हम समझेंगे कि बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर एग्जैक्टली है कहाँ, कितना का लंबा बॉर्डर है, कौन सा वो एरिया है, आप भी इसके बारे में सोचिए। दूसरा, आज एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया है जिसके अंदर जो म्यांमार का जो सिविल वॉर चल रहा है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, एक तो हम ये जानेंगे। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है। ऐसा एक एरिया है पर्टिकुलर म्यांमार का, वहाँ पे जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो किस तरह इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हैं, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड फिर हम बात करेंगे क्वाड समिट के बारे में। देखिए, न्यूज़ तो सिर्फ ये है कि क्वाड का जो समिट है वो अभी जल्दी नहीं होगा, जब तक US के में पोल्स होते हैं उसके बाद ही क्वाड का समिट हो पाएगा, मे बी समवॉट इन नवंबर। बट विल ट्राई टू हैव एन आइडिया कि क्वाड जो कि एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है ये है क्या, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा इस चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड US। इंडिया और US के बीच जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर डील हुई है उसकी डिटेल्स को भी हम समझेंगे विद सम बैकग्राउंड क्लैरिटी। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप इसकी अगेन हेडलाइन को ध्यान से पढ़ें। हेडलाइन क्या कह रही है, दैट स्टेट्स वेलकम द प्राइवेट इन्वेस्टर्स बट रेजिस्ट डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास DPAM जो डिपार्टमेंट है ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये क्या है, इसको भी हम यहीं पे समझेंगे। उनके एक इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरी ने ये जो है टॉप ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ से समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ कि आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर हो। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक आप बेहद डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो में ब्रीफली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं PSE। अब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्यों है, बिकॉज इनमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, गवर्नमेंट का स्टेक होता है। ठीक है जी। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है इन एंटरप्राइजेस में उस स्टेक को सेल करती है, उस स्टेक को सेल करना शुरू कर देती है। किसे सेल करेगी, टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल बायर। तो किसी और प्राइवेट सेक्टर के पास, किसी और किसी फाइनेंशियल बायर को जब गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट अपना जो शेयर था उसे सेल कर रही है। तो क्या कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अब या तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो अपने शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर उनको सेल कर सकती है, या फिर डायरेक्टली पूरा का पूरा जो एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स हैं वो एक फाइनेंशियल बायर को दे देगी। अब जब सेल होगा किसी चीज़ का
तो हमें गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को यहाँ से मिलेंगे प्रोसीड्स, इनकम मिलेगी। और गवर्नमेंट इन प्रोसीड्स को फर्दर यूज़ कर सकती है किसके लिए, भाई गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट है उसे फुलफिल कर सकती है इन प्रोसीड्स के साथ, या फिर कोई सोशल सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट चलाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो वहाँ पे जो फंडिंग है उसे डायरेक्ट कर सकती है। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज दैट प्रोसेस इन विच government stake in the public sector enterprises are sold to the buyers। कोई फाइनेंशियल बायर है, उनको गवर्नमेंट अपने स्टेक को सेल कर देती है, और जो पैसे वहाँ से आएंगे, जो प्रोसीड्स वहाँ से आते हैं, वो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके लिए कौन कौन सी अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। एक तो होती है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। अब माइनॉरिटी एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट अपना जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है, कुछ शेयर को सेल करेगी, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। मतलब 51% से ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा के जो शेयर्स हैं वो किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास होंगे। तो मतलब अभी भी मैनेजमेंट का कंट्रोल कौन किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। तो यहाँ पे माइनॉरिटी क्यों बोल रहे हैं इसको, कि भाई थोड़े से कम जो शेयर्स हैं वो सेल किए हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल है वो किसको दे दिया, वो भी दे दिया किसे, द प्राइवेट सेक्टर को, जो बायर है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला गया, और गवर्नमेंट के पास अब 50% से कम शेयर्स हैं, इसीलिए मैनेजमेंट की अथॉरिटी अब गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ऐसे केस में मेजॉरिटी बोल देते हैं। अच्छा, तीसरा होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाथ धो दिए कि हमें कोई शेयर्स नहीं चाहिए, 100% कंट्रोल किसके पास चला जाता है, बायर के पास चला जाता है। तो ये 3 तरीके की अप्रोचेस जो है वो फॉलो की जाती हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बार बार हम एक डिपार्टमेंट का नाम ले रहे थे। अब डिपार्टमेंट का नाम इसलिए ले रहे थे कि ये जो स्टेटमेंट आज के पेपर में आई है ये DPAM डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल ने दी है। DPAM क्या है, ध्यान से याद रखिएगा, आपके पीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। DPAM इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, जितना भी आपका ये प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट का, ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है, DPAM करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि इसका नाम बता रहा है। अब जाहिर सी बात है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये डिपार्टमेंट फंक्शन करता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो प्रोसीड्स मिलते हैं इस प्रोसेस के बाद, जो प्रोसीड्स जनरेट होती है, जो इनकम आती है, वो कहाँ जाती है, याद रखेंगे 2005 में एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें ये प्रोसीड्स जाती हैं। तो याद रखो कौन सा डिपार्टमेंट कैरी ऑन करता है, DPAM। जो प्रोसीड्स आती हैं वो कहाँ जाती हैं, इट गोज इनटू दी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। सीधा आपका ये पीटी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस चीज़ को याद रखेंगे। ये बात समझ में आ गई हमें। अच्छा, अब देखो अब क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि स्टेट्स वैसे तो पब्लिक सेक्टर को बुलाती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जब डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार ये कहती है कि हम अपना स्टेक कम कर लेते हैं और पब्लिक सेक्टर को दे देते हैं, तब जो स्टेट्स हैं वो साथ नहीं देती। ये बात यहाँ पे हो रही है। तो देखो डिसइन्वेस्टमेंट की क्यों जाती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट किसकी हो रही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की हो रही है। मतलब वो एंटरप्राइजेस जिसमें किसने पैसा लगा रखा है, गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है। अब डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो कम करता है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, प्रोसीड्स मिलेंगे। इससे गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिस्कल बर्डन रिड्यूस हो जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो जाएगा। गवर्नमेंट अपना डेट जो गवर्नमेंट ने ले रखा है, देखो आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो रुपया खर्चा करने के लिए डेट लेना पड़ेगा। तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोसीड्स आएंगे, पैसे आएंगे, तो इससे जो डेट है वो भी कम हो पाएगा।
ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट का जो फिजिकल बर्डन है वो रिड्यूस होता है, बिल्कुल। दूसरा, हम हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करते हैं। हम प्राइवेट प्लेयर्स को बोलते हैं आओ और आके जो एंटरप्राइजेज है इनको रन करो। तो हम प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज करना चाहते हैं, हम एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आकर एंगेज हों। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, अब देखो गवर्नमेंट ने तो क्या क्या करना है। अब जब प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप आती है, मैनेजमेंट आती है, इससे उस एंटरप्राइजेस के अंदर न्यू आइडियाज़ आते हैं, एक मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच बनती है जिससे कि उस एंटरप्राइज की जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होती है, रिसोर्सेज की बेटर एलोकेशन हो पाती है। जो अभी रिसोर्सेज पीएससी में जा रहे थे वो रिसोर्सेज कुछ सोशल डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। सो देयर वुड बी द बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। एंड लास्टली, प्राइवेट सेक्टर के आने से ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो भी इंक्रीज होती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे? क्योंकि देखो जो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है ना, जो मैनेजमेंट होती है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है जी, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ठीक है, हम बार बार जो पढ़ते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की क्यों जाती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ओके अच्छी बात है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अगर आप स्टेटस देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट का, इसको समझने के लिए आपको ये ग्राफ देखना होगा। यहाँ पे हमें 2013 से लेकर अब तक के डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में शो किया गया है। अब आप यहाँ पे ये देखो, जो ब्लू लाइंस हैं, जो ब्लू बार्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कितना एस्टीमेट रखा गया था कि उस पर्टिकुलर साल में कितनी डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, और द रेड बार शोज यू कि कितनी डिसइन्वेस्टमेंट हुई। तो अभी तक आप अगर देख रहे थे तो सबसे पहले एस्टीमेट देखो, 13 से लेकर 20 तक लगातार जो एस्टीमेट्स हैं, इवन 21 तक जो एस्टीमेट्स थे वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट करने का वो बढ़ता जा रहा था। 2020 और 21 में तो कितना बड़ा टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही में यहाँ पे हमें दो ऐसे साल नज़र आते हैं, स्पेशली 2017 एंड 18 एंड 2018 एंड 19। ये वो ऐसे साल हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का जो अल्टीमेटली डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है वो टारगेट से भी ज़्यादा है, हम ओवर अचीव कर गए थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या स्थिति चल रही है, एक तो आप ये देखो 2020 और 21 से जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो रखा जा रहा है वो भी कम हो गया है। पहले बढ़ता हुआ आ रहा था, लुक एट द ब्लू बार्स, और एकदम से 20 और 21 के बाद जो टारगेट है ये भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और जो अल्टीमेटली जो प्रोसीड जनरेट हो रही है, जो कंप्लीशन हो रही है, वो भी हमारे पास कम हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसी सेम चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि ओके, हमने ये देख तो लिया कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस की नीड क्यों है, इसकी खास बात क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बहुत से चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे? सबसे पहले तो इसको लेकर एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं। वही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर हाईलाइट की गई है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन। और यही इस आर्टिकल में बोला है कि एक तरफ तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पब्लिक समिट्स करती हैं, प्राइवेट समिट करती हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाती हैं, उनको पॉलिसीज़ देती हैं कि आइए आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको ये फेवर दे देंगे, ये फेवर दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू हम जब प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाते हैं तो उसको डिस्करेज करते हैं। तो वहाँ पे वो किस पॉइंट के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, द टारगेटिंग द पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन। क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस जब ये बात आती है ना कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को अपोज करते हैं। और इसी को इस आर्टिकल में चैलेंज किया गया है बाय सेइंग कि भाई बहुत ड्युअलिटी आप शो कर रहे हो। दूसरी चीज़, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट डिक्रीज भी इसलिए हो रहा है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में ना वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो एंटरप्राइजेज होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, नॉन मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच रहती है इनकी, तो ऐसे केस में वो मार्केट में उतने अच्छे से compete नहीं कर पाते, और इसीलिए इनकी वैल्यूएशन कितनी रखी जाए ये एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, फिर लेबर्स भी जो है वो भी इसे लेकर इशू उठाते हैं कि अब तक जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करते थे उनको लगता है कि अगर यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा तो हम तो नौकरी हमारी चली जाएगी, हमें तो तनख्वाह कम मिलेगी, हमारी जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी, तो
लेबर्स भी इशू यहाँ पे शो करते हैं। एंड इवन अगर हम बायर्स को देखें तो बायर्स भी उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं टूवर्ड्स डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो एंटरप्राइजेज हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, ये मार्केट में उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे एंटरप्राइज को बाय करने के लिए इवन जो बायर्स हैं वो भी इंटरेस्ट कम शो कर रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स रेगुलेटरी चैलेंजेस तो है ही, जिनकी वजह से जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी फर्दर बढ़ जाती है। तो इन रीजंस के चलते हम देख रहे हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ है वो हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट भी की गई है। अल्टीमेटली वी कैन अंडरस्टैंड दिस, एक बात जो यहाँ से निकल के आई है वो ये है दैट येस डिसइन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है, डेवलपमेंट प्रमोट होती है, एंड इससे ऑफ कोर्स रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड एक डायनेमिक और स्टेबल इकोनॉमी आएगी। अल्टीमेटली प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनको एक मौका यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये जो ट्रेंड आज के टाइम पे चल रहा है ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है जी, सो दैट वाज अबाउट योर डिसइन्वेस्टमेंट। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की एंड म्यांमार की। इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो देखो हमारा नेबरहुड रीजन है, म्यांमार के अंदर सिविल के लिए जो सिविल वॉर चल रही है, एंड जिसके चलते क्या हुआ, रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि म्यांमार फोर्सेस आर फ्लीइंग इनटू बांग्लादेश आफ्टर क्लैशेस। तो बेसिकली आप ये देखो, अगर हम बांग्लादेश देखते हैं तो बांग्लादेश का जो मेजॉरिटी बॉर्डर है वो किसके साथ है, इंडिया के साथ। ये देखिए आप, ये आपका सारा एरिया, ये सारा का सारा बॉर्डर किसके साथ है, इंडिया के साथ। लेकिन ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं, इतना सा एरिया किसके साथ टच करता है, म्यांमार के साथ। तो एक तो ये लोकेशन आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आज की डिस्कशन के लिए, दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि म्यांमार में हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। देखिए सिविल वॉर हो रही है, हम कह रहे हैं कि म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है। सिविल वॉर क्या होता है, जब एक कंट्री के अंदर ही अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है एक ही कंट्री के ग्रुप्स के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज सिविल वॉर, और म्यांमार इसे फेस कर रहा है। इसकी शुरुआत होती है 2020 में। 2020 में क्या है, म्यांमार में इलेक्शंस होते हैं, और इसके बाद जो वहाँ पे मिलिट्री है वो कह देती है कि नहीं भाई, ये जो इलेक्शंस है ना, यहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड हुआ था, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो उसे ओवरथ्रो कर देते हैं वहाँ पे, और 2021 में, तकरीबन फरवरी 2021 में वो कह देते हैं कि भाई यहाँ पे लग चुका है मिलिट्री कू, कि जब तक देश में इलेक्शंस नहीं होते कौन रूल करेगा, मिलिट्री रूल करेगी। तो 2021 में इलेक्शंस जो हुए थे उनको रद्द कर दिया मिलिट्री ने, और क्या लगा दिया वहाँ पे, मिलिट्री कू लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। अब ये मिलिट्री कू लगने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सा प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ। इन्होंने क्या किया कि इलेक्टेड पार्टी के लीडर्स को जेल्स में डाल दिया, और ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी को हटाकर एकदम से मिलिट्री कंट्रोल आ गया, मिलिट्री जनता का रूल आ गया। तो क्या हुआ कि पब्लिकली पूरे म्यांमार में बहुत प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे शुरू हुए, जो कि डिमांड कर रहे थे कि भाई दोबारा डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। इन प्रोटेस्ट की वजह से म्यांमार के अंदर रेजिस्टेंस फोर्सेस की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस फोर्सेस, जो कि आज के पेपर में आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। जैसे कि एक फोर्स डेवलप होती है एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक और है विच इज़ योर पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। ये इन सब का काम क्या है, दे आर अपोजिंग दी मिलिट्री जंटा, मिलिट्री कू जो वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या है, अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। रिसेंटली म्यांमार के अंदर ये जो चिन स्टेट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं। इधर क्या हुआ कि हेयर वी हैव अ पर्टिकुलर स्टेट जिसे हम कहते हैं चिन स्टेट, और इस चिन स्टेट के अंदर जो आराकान फोर्सेस हैं उन्होंने अपना कंट्रोल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, और एक तरह से कह लीजिए कि सिविल वॉर की एक काफ़ी कह लो कि अनस्टेबल सिचुएशन इस चिन स्टेट में शुरू हो गई है। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का है काला दान, मल्टी मोडल, ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट,
प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी हम बात करते हैं ना म्यांमार की, तो काला दान प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। काला दान प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम क्या, देखो जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड है। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आपके सिक्किम के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जहाँ से हम जाते हैं, तो कनेक्टिविटी लिमिटेड है। अब इंडिया ने क्या सोचा, हमारा एक प्लान चल रहा है जिसमें हम थ्रू मरीन वेज म्यांमार के सितवे पोर्ट के पास जाएंगे, जो कि चिन स्टेट में ही है, और यहाँ से एक रिवर के थ्रू पलेटवा, और यहाँ से हम जाएंगे मिज़ोरम। तो बेसिकली वी वांट टू मूव लाइक दिस, इस तरीके से हम मिज़ोरम जाना चाहते हैं वाया म्यांमार, और इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं काला दान प्रोजेक्ट। तो क्या होगा, कोलकाता से सितवे, ये क्या है, शिपिंग रूट, कोलकाता से सितवे शिपिंग रूट जब बनाया जाएगा। फिर सितवा से पलेतवा जाया जाएगा, यहाँ पे एक रिवर कालादान है, कालादान रिवर के थ्रू होके जाया जाएगा, तभी इस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान प्रोजेक्ट। पलेटवा पहुँच गए आप, पलेटवा से म्यांमार से लेकर मिजोरम तक रोड्स बनाई जाएंगी, इसीलिए इसको मल्टी मोडल बोलते हैं। सी रूट भी आ गया, रिवर भी आ गई और रोड भी आ गई, रोड एंड रेल भी आ गई। ये बात समझ में आ गया। अब क्योंकि चिन स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, तो इससे इंडिया का जो कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है, ये यहाँ पे ऑफ कोर्स स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया का ये अगर प्रोजेक्ट स्लो डाउन होता है तो इंडिया के स्टेक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक एस्पेक्ट आपने यहाँ पे क्लियर रखना है। फिर बात आती है क्वाड की। देखो ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये याद रखना है कि जो क्वाड है ये है क्या। सबसे पहले 4 कंट्रीज़ हैं, 4 डेमोक्रेसीज़ हैं आपके पास, विच आर योर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। इन कंट्रीज़ ने मिलकर क्या बनाया है, क्वाड। ठीक है, कोशिश ये है कि एक तो ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है, इस इंडो पैसिफिक एरिया को सेफ, सिक्योर और फ्री रखा जाए। बेसिकली चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये 4 डेमोक्रेसीज इकट्ठी आती हैं और इस इंटरनेशनल ग्रुपिंग की फॉर्मेशन करती हैं, विच इज़ क्वाड। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए बिकॉज ये कह रहे हैं कि क्वाड का जो अगला समिट है ये यूएस की पोल्स के बाद होगा। लेकिन हमने किस चीज़ पे ध्यान देना है, क्वाड के मेंबर्स कौन से हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में सेफ, सिक्योर, फ्री रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, चाइना को काउंटर करना क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया। एंड इसके बाद लास्टली हम बात करेंगे इंडिया और यूएस की। देखो हेडलाइन क्या है, हेडलाइन इज शेयर्ड इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया यूएस टू फिगर आउट सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। तो देखो यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात हो रही है, जिसे कहा जाता है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। अब देखो डायनेमिक को समझो आप, जब हम यूएस की बात करते हैं ना, यूएस और इंडिया की, तो हमेशा से हमारे रिश्ते ऐसे नहीं थे। इनिशियली यूएस को लगता था कि देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो इंडिया तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा है, ये नॉन अलाइंड कैंप में आता है, और यूएस को लगता था कि दैट इंडिया इज टिल्टिंग टूवर्ड्स रशिया और द देन यूएसएसआर। ठीक है, कि शायद इंडिया तो रशिया की सपोर्ट करेगा और उसकी तरफ टिल्टेड है। उस टाइम पे इंडिया भी बहुत सारे वेपन्स रशिया से बाय कर रहा था, एंड सेम टाइम पे यूएस के रिश्ते पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे थे। ये देखते हुए कि शायद इंडिया और रशिया की इक्वेशन है, यूएस और पाकिस्तान की इक्वेशन चल रही थी थ्रू आउट द कोल्ड वॉर ईयर्स, इवन उसके बाद तक भी। लेकिन फिर एक एलिमेंट आता है विच इज़ चाइना। चाइना का राइज होता है, यूएस के ऊपर बड़ा खतरा आता है। तो ऐसे केस में यूएस की ये कोशिश होती है कि इंडिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है चाइना को काउंटर करने में, कि इंडिया भी इस वेस्ट की ग्रुपिंग में आए, यूएस का साथ दे टू काउंटर चाइना। और ऐसे केस में इंडिया को लिहोर करने के लिए यूएस ऑफर करता है इंडिया को द सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, द सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, और इसके लिए 2008 में साइन होता है 123 एग्रीमेंट। याद रखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 123 एग्रीमेंट क्या है। 123 एग्रीमेंट इज इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जो कि 2008 में साइन हुई थी। इसके चलते हमें एनएसजी का वेवर भी मिला, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हमें एक स्पेशल वेवर मिला,
और हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ कॉपरेशंस भी साइन किए, एग्रीमेंट भी साइन किए। हमने अपने सिविलियन और मिलिट्री प्रोग्राम्स को सेपरेट रखा और हमारे जो सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स हैं उनको प्रॉपरली हम फॉलो करते हैं। एंड इंडिया को ये भी कहा गया कि जो टेक्नोलॉजी आपको यूएस से मिली है आप इसको फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी भी ये जो कॉपरेशन है इसको 2 डिकेड्स तो हो गए हैं, एक इम्पॉर्टेंट पीस है इंडिया और यूएस के बीच में, लेकिन अभी भी फुल इस डील की जो कह लो कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाई है। तो इसी को लेकर स्टेटमेंट आई है यूएस की तरफ से कि इसको जल्द ही हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे बड़े स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये 1, 2, 3 एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के हमारे न्यूज़पेपर के। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.